हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 होगा और ये अध्याय नंबर 1 है वास्तविक संख्या, जो कि हमारी क्लास 10th का मैथमेटिक्स है एमपी बोर्ड का। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं और इसका बेसिक्स हमने कर लिया था, है ना। कोशिश ये रहेगी कि हमारी कि ये वाले वीडियो में जो प्रश्न वाली 1.2 है वो हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रश्न वाली 1.2 हमारी इसमें कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग उदाहरण नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, है ना। और पता ही होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्या है, अध्याय नंबर 1 है, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, किसको, वास्तविक संख्या को, है ना। और लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 7 को सोल्व करते हैं, है ना। सोल्व करते हैं कुछ अजम्पशन मानकर, है ना, कुछ मानकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि जैसे 3 करनी 2 दिया है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे, है ना। क्या मानेंगे, माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और यह परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि 3 करनी 2 बराबर होगी किसके, परिमेय संख्या, यानी कि p/q। क्योंकि हम परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, p/q, है ना, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है ना। ये एक कंडीशन होती है ना, ये एक कंडीशन होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में यदि 0 आ जाता है तो वह असीमित हो जाती है, अनंत हो जाती है ना। उस संख्या का कोई भी अंत नहीं होता है ना। तथा यहाँ पर एक और कंडीशन है, p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक होगी, है ना। p और q कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या होगी, है ना। क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या क्या होती है, जैसे 2 लिख दिया, -2 लिख दिया, 3, 4, इस प्रकार से जितनी भी संख्या है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी संख्या कैसी है, सभी संख्या पूर्णांक संख्या है, सभी संख्या पूर्णांक संख्या है ना। एक्सेप्शन क्या रहेगा, दशमलव वाली संख्या, है ना। एक्सेप्शन क्या रहेगा, दशमलव वाली संख्या। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा करनी 2 बराबर p/q, है ना, और इधर हो जाएगा 3, है ना। क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर इसका डबल से इसको करनी 2 को अपरिमेय संख्या हमें नहीं बताना है ना। हमें अपरिमेय संख्या किसे बताना है, 3 करनी 2 को, है ना। किसको बताना है, 3 करनी 2 को। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। और वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, स्टेटमेंट यह रहेगा, चूँकि 3, है ना, p/q, है ना, 3, p/q, ये कैसी है, पूर्णांक संख्या है ना। कैसी संख्या है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है, साथ में क्या है, परिमेय संख्या भी है ना। क्योंकि इसको क्या लिखा हमने, p/q के फॉर्म में, है ना। कैसे लिखा, p/q के फॉर्म में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि करनी 2 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होती है। कैसे, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, कि 2/3 प्लस 4/5, ये 2/3 भी परिमेय संख्या है और 4/5 भी परिमेय संख्या है ना। अब इसका रिजल्ट क्या आता है ना, तो यहाँ पर देखते हैं, 5 क्या हो जाएगा, 15, है ना, 2 पंजे 10 और 3 चौक 12, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 22, है ना। तो ये तो परिमेय संख्या है, इसको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 22/15, है ना। 22/15 जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं किसी भी संख्या को, या फिर गुना भाग भी करते हैं, तो परिमेय संख्या का रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा, है ना। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, 3p/q और पूर्णांक है और साथ ही परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अतः
अतः कर्णी 2 भी, है ना, कर्णी 2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। और ये क्या है, ये हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है ना, जो कि विरोधाभास है ना, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है ना, क्योंकि कारण दे देते हैं, है ना, क्योंकि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसी कारण से ये हमें विरोधाभास हुआ है ना, कि यहाँ पर ये जो संख्या P/3Q परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन वह तो अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है ना, और यह अपरिमेय संख्या है ना, यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका यह रिजल्ट निकलेगा कि जो क्वेश्चन में संख्या दी गई है ना, क्वेश्चन में कौन सी संख्या दी गई है, 3 कर्णी 2, यह कैसे होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था पिछले वीडियो में, है ना, इसको हमने क्लियर कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो माना 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है ना। अभी तक तो ये रट गया होगा, है ना, ये स्टेटमेंट लिखना अभी तक तो रट चुका होगा, ठीक है। और यह परिमेय संख्या होगी तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, 3 + 2 कर्णी 5 बराबर P/Q। और यहाँ पर क्या है, Q है वह 0 के बराबर नहीं है, और यह 0 के बराबर नहीं है, साथ ही क्या होगा, P, Q पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और पूर्णांक होने के साथ साथ में यह कैसी संख्या होगी, यह एक मान के चलो कि सहभाज्य संख्या भी होगी, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या का सिंपलेस्ट फॉर्म सहभाज्य संख्या ही होती है ना। कैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2/3 है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/3। तो इसका या फिर इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। लेकिन यहाँ पर हम 4/6 लिख लेते हैं, या फिर इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 4/6। तो इसका कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, साथ में 2 भी है ना। यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, साथ में 2 है, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी चले जाता है, 2 का भाग 6 में भी चले जाता है, इसी प्रकार से 2 का भाग 6 में भी चले जाता है, 2 का भाग 4 में भी चले जाता है। तो इन संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, है ना। लेकिन ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको हम लोग सहभाज्य संख्या मानते हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या सहभाज्य संख्या भी हो सकती है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म उसका वही होता है ना। तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, और इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं सवाल को, ठीक है। तो इसको हम जब आगे सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्लस का 2 कर्णी 5 है, तो यहाँ पर प्लस का 2 कर्णी 5 ही रहेगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -3, है ना, -3। अब यहाँ पर -3 है और 3 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे P/Q की जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4/5 माइनस, और 3 की जगह क्या है, 3/1, है ना, क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो इसकी जगह कुछ भी संख्या मान सकते हैं हम लोग, कुछ भी एनी संख्या, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा, है ना, इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा, हमें तो ये देखना है ना। तो यहाँ पर 5 एकम क्या हो जाएगा, 5, है ना, 1 का गुना 4 में करने पर 4, और इसका गुना 5 का गुना 3 में करने पर 5×3 = 15। इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, -11/5,
है ना, जो कि क्या है, यह एक परिमेय संख्या है ना, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या को, है ना, किसी भी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या में से घटाने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है ना, या फिर हमेशा उसको जोड़ने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना, उसको जोड़ने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं, करनी 5 बराबर, है ना, P बटे Q माइनस 3 बटे 1, बटे में कुछ नहीं तो इसका मतलब बटे में 1 है, और इस पूरे के बटे में 2, है ना, क्योंकि 2 इसके भाग में जाएगा, है ना, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो मान लिया कि इसके बटे में 1 है ना। क्यों माना हम लोग देखते हैं आगे, है ना, ऐसा क्यों माना हमने अभी देखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये करनी 5 वैसा ही रहेगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बटे Q, है ना, माइनस का 3 बटे 1। ठीक है, और ये जो 2 बटे 1 है इसका उलट गुणित हो जाएगा, और उलट गुणित होगा तो 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा, है ना, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह हो जाएगा क्या, 1/2, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है और कोष्टक लगा है, इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है ना। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, करनी 5 बराबर 2 का गुना कर देते हैं ना, P बटे 2 Q माइनस 3/2, है ना। इसको हम लोग ये सोल्व करते हैं, है ना, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे P की जगह हम कोई संख्या मान लेते हैं 3, है ना, Q की जगह हम कोई संख्या मान लेते हैं 2, और 2 का गुना 2 में होगा तो क्या प्राप्त होगा, 4, माइनस क्या है, 3/2, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 त्रिया 6 और 4 त्रिया 12, तो इसमें से 6 में से माइनस का 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। जब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 त्रिया 6 और 2 चौक 8, और ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर यह सहभाज्य है, लेकिन यह सहभाज्य नहीं है ना। तो जो परिमेय संख्या है P और P बटे Q के फॉर्म में, है ना, वह क्या हो सकती है, सहभाज्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। सहभाज्य अगर नहीं होगी तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि वह सहभाज्य नहीं होगी तो वहाँ पर किसी न किसी संख्या का भाग चले जाएगा, है ना, और भाग चले जाएगा इसका मतलब उसको सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी इसमें ही जगह बना लेते हैं हम लोग। इसको इस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, है ना, चूँकि कलर चेंज कर लेते हैं, चूँकि क्या स्टेटमेंट आएगा, 2 कामा P कामा Q, है ना, और एक क्या संख्या है यहाँ पर 3 कामा 2 कामा P कामा Q, है ना, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ, अतः करनी 5, है ना, करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। और ये क्या है, यह एक विरोधाभास है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हमें, यह एक विरोधाभास है ना, विरोधाभास है, और यह विरोधाभास है, इसका मतलब यह हुआ, यह एक विरोधाभास है, इसका मतलब यह हुआ कि करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है ना, इसीलिए यह विरोधाभास हुआ हमें, क्योंकि करनी 5
अपरिमेय संख्या है ना। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब, क्योंकि हम करनी 5 को पहले ही अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं ना। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में यदि प्लस माइनस जोड़ने घटाने वाली जितनी भी संख्या है और इसमें करने वाली संख्या दी है और उसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन इंडिविजुअल यदि करनी 5 ही दिया है तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसको 2 स्टेप में फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि करनी 5 अपरिमेय संख्या है ना। करनी 5 कैसे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतनी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना। अतः कंक्लूजन क्या निकला इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला अतः, है ना। क्या था सवाल, 3 + 2 करनी 5, है ना। 3 + 2 करनी 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी 3 सवाल है अलग अलग, जिसमें हमने सवाल नंबर यहाँ पर ये तीसरा है ना, इसको हमने कर लिया था। अब हम लोग करेंगे पहला और दूसरा, है ना। अब कौन सा करेंगे, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर हम लोग पहला सवाल लिख लेते हैं ना, और यहाँ पर हम लोग हल में लिखेंगे हल बराबर माना 1 बटे करनी 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। और यह परिमेय संख्या है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1 बटे करनी 2 बराबर P बटे Q। यहाँ पर Q क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है ना। उसके पीछे का हम लोग रीजन भी दे चुके हैं, क्योंकि Q जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी और किसी भी बटे की वाली संख्या में 0 आ जाता है तो वह असीमित हो जाता है, अनंत हो जाता है ना। उसकी कोई सीमा ही नहीं बचती है, इसलिए हम लोग 0 इसके बटे में नहीं लिख सकते, है ना। तथा P, Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। यह क्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी, है ना। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, है ना। Q का गुना 1 में हो जाएगा तो Q हो जाएगा इधर, है ना। और करनी 2 का गुना P में हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, करनी 2 P। क्या हो जाएगा, ये करनी 2 P। जब हम लोग आगे इसको सोल्व करेंगे तो करनी 2 का मान हमें 0.732 मिलता है, जो कि अनंत तक चले जाता है ना। डेसिमल के बाद अनंत तक चले जाता है, इसलिए हम लोग ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो हम लोग दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, और वो जुगाड़ क्या है, वर्ग वाला, है ना। वर्ग क्यों करते हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये भी जानना है तो पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग केवल लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, Q का वर्ग बराबर करनी 2, है ना, करनी 2 P इसका पूरे का वर्ग, है ना। अब आगे जब हम सोल्व करेंगे, है ना, तो Q का वर्ग बराबर करनी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 क्यों होता है, पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया हमने। और P का वर्ग P होता है ना। जब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Q का वर्ग बटे 2 बराबर P का वर्ग। और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, है ना। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके, है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते सबसे पहले तो, और उसके बाद हम लोग आगे का सवाल सोल्व करते हैं, ठीक है।
ठीक है, चूँकि यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हमें अब, चूँकि ये जो 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को, है ना, क्यू के वर्ग को, 2 कामा क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः 2 कामा क्यू को भी विभाजित करेगा, है ना, 2 कामा क्यू को भी विभाजित करता है ना। ये समीकरण क्या मिल गया हमें, ये समीकरण मिल गया समीकरण नंबर 2, है ना। समीकरण नंबर 1 हमने अलग से बना लिया और ये मिल गया है हमें समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये है ना, ये 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो क्यू को भी विभाजित करेगा, है ना। ये वाली स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दी थी, लेकिन इस वीडियो में चूंकि यहाँ पर पी और क्यू बदल गया है ना, वो वाले क्वेश्चन में पी डिवाइड कर रहा था, है ना, पी स्क्वायर और पी को डिवाइड कर रहा था 2, है ना, और ये वाले क्वेश्चन में क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो ये आखिर एक्सचेंज को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं ना, वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम संख्या लिख लें यहाँ पर 2, है ना, 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुना 1, है ना, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, है ना। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या है वो 2 को भी विभाजित करेगी और साथ ही 4 को भी विभाजित करेगी, है ना, साथ ही किसको विभाजित करेगी, 4 को भी विभाजित करेगी। इसके साथ हमने ये मान लिया कि यहाँ पर 2 तो सेम है, लेकिन 2 की जगह 2 रख दिए तो 2 दूनी क्या कितना हो जाएगा, 4, तो ये इसको विभाजित करेगी, है ना। साथ में ये 4 के वर्ग यानी कि 16 इसको भी विभाजित करेगी, है ना। मतलब 2 का भाग क्या हो जाएगा, इस 4 में भी चले जाएगा और इस 16 में भी चले जाएगा, है ना, इस 16 में भी चले जाएगा, भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमने इस प्रकार से लिखा इसका गुणनखंड कि 2 गुना 3 कर दिया, है ना, एक एक संख्या आगे बढ़ाते गए तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 6 का वर्ग होता है यहाँ पर 36, तो यहाँ पर ये 2 गुना 3 है, ये इस 6 को तो विभाजित करेगा ही, मतलब 2 का भाग भी 6 में चले जाएगा और 3 का भाग भी चले जाएगा। इसी प्रकार से इस 2 और 3 दोनों में से प्रत्येक संख्या का भाग 36 में भी चले जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्याएँ आगे बढ़ती जाती है ना, इस प्रकार से ये संख्या क्या आगे बढ़ती जाती है। तो ये संख्या आगे इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। इसे हमने क्या नाम दे दिया, क्यू। पिछले वीडियो में हमने इसी को नाम क्या दिया था, पी, है ना। पी क्यों नाम दिया था, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है वो किसको विभाजित कर रहा था, वो वाले लेक्चर में पी को विभाजित कर रहा था और ये वाले लेक्चर में क्यू को विभाजित कर रहा है ना। तो हमने क्या लिखा कि वह क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है ना, विभाजित कर रहा है, हमने देख लिया। और ये जो संख्या है 1 2 3 ये बदलती जा रही है ना, ये बदलती जा रही है, तो इसको हमने नाम दे दिया कांस्टेंट नंबर, है ना, सी, जो कि परिवर्तित हो रहा है ना, जो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, ए नाम दे दिया इसको बी नाम दे दिया, कुछ भी, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि जहाँ हमने सी लिखा है वहाँ पर कोई और संख्या नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये जो बॉक्स में बंद किया गया है ये कैसा वर्क है, ये रफ वर्क है ना, ये कैसा वर्क है, रफ वर्क है। इसको एग्जाम में हमें लिख कर नहीं आना है, ठीक है। इतनी बातें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2c है वो किसके बराबर है, q के बराबर है ना। अतः या फिर माना q, है ना, q बराबर 2c, है ना, माना q बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, है ना, q बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं, है ना। 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2c का वर्ग, है ना, इस पूरे का वर्ग, q का वर्ग मतलब 2c का वर्ग बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा, p का
वर्ग। इसको हम लोग जब आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4 है ना, और c का वर्ग। जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे यानी कि कोष्टक को खोलेंगे तो ये जो वर्ग है वो 2 के ऊपर भी लगेगा और c के ऊपर भी लगेगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और c का वर्ग c ही होता है, और नीचे आ जाएगा 2 बराबर हो जाएगा p का वर्ग। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या बच गया 2c का वर्ग बराबर ये हो जाएगा p का वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा p का वर्ग। अब ये 2 इधर गुना में है तो इधर कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं c का वर्ग बराबर p का वर्ग बटे 2, p का वर्ग बटे 2। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, चूँकि पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ना, चूँकि 2 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, इसका भी वही रीजन निकलेगा। जैसे हम क्यू को माने थे वैसे ही यहाँ पर क्या मान लेंगे, हम लोग पी को मान लेंगे है ना, क्यू के स्थान पर पी को मान लेंगे। अतः 2 कामा पी को भी विभाजित करता है ना, विभाजित करता है ना, जो कि क्या है, जो एक विरोधाभास है ना, जो क्या है, जो एक विरोधाभास है ना। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं है ना, क्या कि यहाँ जो पूर्णांक माना है हमें है ना, पूर्णांक है, पूर्णांक होने के साथ साथ यह क्या रहता है, सहभाज्य संख्या भी रहती है ना। पूर्णांक तो रहती है, साथ में सहभाज्य संख्या भी रहती है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सहभाज्य संख्या है ना। पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या होने का मतलब समझ चुके हम लोग कि जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो है ना, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। लेकिन यहाँ तो हमें एक और अन्य कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है हमारे पास 2 है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो कि एक विरोधाभास है ना, विरोधाभास है, क्योंकि है ना P और Q का HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 है ना। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कितना मिला है, 2 है ना। अतः कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अतः क्या लिखेंगे हम लोग, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7/5 को है ना। ये तो सिंपल है ना, ये वाला सवाल सिंपल हो जाएगा। हल में लिखेंगे हम लोग, हल बराबर माना 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह अपरिमेय संख्या होगी तब क्या लिखेंगे हम लोग, 7/5 बराबर P/Q। यहाँ पर एक कंडीशन लागू होती है, जो क्या है, Q बराबर नहीं होता है 0 के है ना, और P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है।
ये एग्ज़ाम में नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि कंडीशन लिख देंगे तो और भी क्वेश्चन इफेक्टिव लगेगा और हमें नंबर मिलना है ना, हमें जितना नंबर मिलना चाहिए उतना पूरा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं बनता है, वैसे भी नहीं काटा जाएगा, लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं है ना, ये वाली तो खैर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये वाले हम लोग लिख देते हैं तो सवाल को सोल्व करना और आसान हो जाता है ना। नहीं तो एग्जामिनर को डाउट जाता है कि ये सवाल आखिर सवाल सोल्व कैसे किया गया है, ठीक है, सॉरी चेक करने वाले को, है ना। करनी 5 बराबर 7 इसके बटे में आ जाएगा, है ना, 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P/7 क्यू, है ना, P/, क्या हो जाएगा 7 क्यू। अब यहाँ पर हम लोग कलर चेंज करके लिख देते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, चूँकि 7 P, Q, है ना, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे हम लोग, अतः करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी, है ना, यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है ना, और यह परिमेय संख्या होगी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब यह निकलेगा, है ना, इसका मतलब यह निकलेगा कि जो कि एक विरोधाभास है ना, कैसा आभास है, विरोधाभास है ना, क्यों विरोधाभास है ना, क्यों विरोधाभास है वो लिख देते हैं अभी हम लोग, है ना, क्योंकि करनी 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, क्यों है, क्योंकि हमने जब शुरू में सवाल करे थे हम लोग पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में, तब हमने सिद्ध कर दिया था कि करनी 5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, तो दोबारा से हमें उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाली स्टेटमेंट हम डायरेक्ट अभी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो सवाल है वो हम लोग सोल्व कर रहे हैं 7 करनी 5 वाला, है ना, न कि करनी 5 वाला, ठीक है, क्योंकि करनी 5 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, तब अब सवाल को हम लोग, है ना, एंड पॉइंटर एंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, अतः 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। अब हम लोग ये पूर्णांक और परिमेय संख्या हमने माना, और अतः करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी, ये स्टेटमेंट लिखा, है ना, तो ये स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि जब हम लोग फर्दर इसको सोल्व करेंगे, किसको, P/7 Q को, है ना, तो यह क्या प्राप्त होगी, यह एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी, है ना, जबकि करनी 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह हमने सिद्ध किया था, है ना, तो यह अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हमेशा बराबर नहीं हो सकती, है ना, हमेशा बराबर नहीं होगी, कभी भी बराबर नहीं होगी, हमेशा कभी भी बराबर नहीं होती है ना, ये क्यों नहीं होती है ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, है ना। लेकिन जैसे मान के चलो कि करनी 5 का मान क्या है, करनी 5 का मान है 2.236, और इस प्रकार से ये अनंत तक चले जाता है ना, कहाँ तक चले जाता है, अनंत तक चले जाता है, और p की जगह हम कोई भी संख्या मान लिए, कोई भी पूर्णांक मान लिया, जैसे 2 मान लिए, है ना, और q की जगह हमने 3 मान लिया, तो 7 या कितना हो जाएगा, है ना, ये इस प्रकार से, है ना, 7 गुना q की जगह हम क्या मान लिए, 3 मान लिया, तो 7 और 3 का गुना हो जाएगा, है ना, तो ये इसी प्रकार से होगा, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर 21, तो ये कितना हो जाएगा 2/21, है ना, तो क्या 2/21 को इसके बराबर लिखा जा सकता है ना, यानी कि करनी 5 के बराबर लिखा जा सकता है, तो आंसर रहेगा नहीं, है ना, इसलिए जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, है ना, और कभी भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हम, है ना,
इसका मतलब हम इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बराबर नहीं लिख सकते। और यहाँ पर तो हम बराबर लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक रॉन्ग अजम्पशन होगा, है ना, यह मानना एक गलत होगा, ठीक है, यह मानना हमारे लिए गलत होगा। अतः यह जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा तो जो माना वो गलत हो जाएगा, और माना वो गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अध्याय 2, है ना, आने वाले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को सोल्व करेंगे, है ना, अध्याय 2, है ना। तो अध्याय 2 को स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और उसका जो बेसिक्स है ना, जिसका नाम क्या है, अध्याय 2 का बहुपद, है ना, अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे और इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना, और इसको डीपली जानेंगे कि आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बहुपद में कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। ये जो हमने प्रश्न वाले 1.1 और 1.2 किए, है ना, यानी कि अध्याय 1 किया, है ना, उससे जो बहुपद वाला चैप्टर है वो ईजी रहेगा, है ना, वो आसान रहेगा, है ना। और यदि यह जो हमारा लेक्चर है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और साथ ही अपने दोस्त यारी के साथ में शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक काम करना होगा, जैसे यहाँ पर घंटी का आइकन दिया गया है साइड में, है ना, उसको भी प्रेस कर दें, है ना, उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।